फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डिराक फंक्शन इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी का नाम दे देते हैं। ऑक्यूपेंसी of a particular energy state by an electron inside a solid। सॉलिड में दो आ जाते हैं, मेटल या कंडक्टर या सेमीकंडक्टर। मेटल्स जो हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? अगर हम मटेरियल की कंडक्टिविटी की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स इन पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड मटेरियल्स, तो वी आर गिवन विद ओहम लॉ। इज एक्सप्लेन्ड बाय ओहम लॉ। Ohm law generally does not tell us that how many electrons are available for conductivity and at which particular temperature। यानी अगर एक मखसूस टेम्परेचर पे कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्टिविटी के लिए अवेलेबल होंगे, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें तब क्या होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करें तब क्या होगा। ये हम जनरली ओहम लॉ हमें ये नहीं बता सकता कि कितने इलेक्ट्रॉन, कितनी जो कैरियर डेंसिटी है वो अंदर अवेलेबल है और कौन सी एनर्जी स्टेट के ऊपर वो मौजूद है। तो इसका जो हल था वो हमें फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ने दिया। तो इट मीन्स के जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये आपको एग्जैक्टली बताता है, इसको हम एफ ऑफ ई से डिनोट करते हैं, टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स available for conduction at a particular energy level। और डेफिनेटली इसमें जो एक क्रिटिकल पॉइंट होता है वो फर्मी एनर्जी है। फर्मी एनर्जी के बारे में आपसे हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फर्मियॉन्स हैं, they obey Pauli exclusion principle, तो इसको जो है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस जो हैं वो इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसी तरह से ये जो एफ ऑफ ई है ये भी फर्मी फंक्शन इसको कहते हैं। इसका एक और नाम फर्मी फंक्शन भी होता है। और चूंकि हम एग्जैक्टली इस बात को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, सो इट मीन्स कि हम सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। इट मीन्स कि ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मी लेवल से ऊपर चला गया है किसी एनर्जी स्टेट में, यानी कंडक्शन बैंड में चला गया है, या इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टिल फर्मी एनर्जी से नीचे है, बिलो है, यानी वैलेंस बैंड में है, या वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ऊपर है, फॉरबिडन गैप में कहीं पे चला गया है। तो इट मीन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स फर्मी लेवल को क्रॉस कर जाते हैं, दे आर known as or they have the ability to conduct electric current। so it means कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, यानी फर्मी लेवल को क्रॉस कर जाते हैं, दे आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स मानते हैं। तो फर्मी फंक्शन जो है वो हमें ये बताता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी खास एनर्जी स्टेट में मौजूद है जो कि कंडक्शन बैंड के अंदर बनी हुई है या वो वैलेंस बैंड के अंदर बनी हुई है, और उसका और फर्मी लेवल का जो कंपैरिजन है वो ये है कि अगर वो कंडक्शन बैंड की स्टेट है तो इट विल बी अबव फर्मी लेवल, अगर वो जो है वो वैलेंस बैंड की स्टेट है तो ये फर्मी लेवल या फर्मी एनर्जी से ये बिलो हो। तो इन सारी बातों को एड्रेस करता है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है उसको हम एग्जैक्टली इस तरीके से डिफाइन करते हैं, actually an exponential function, a manifestation of an exponential function। और यहाँ पर हमारे पास जो क्रिटिकल एक्सप्रेशन है वो ये है, E is the particular energy level जिसकी बात हो रही है, और EF जो है ये फर्मी लेवल है, और
ये थर्मोडायनामिक्स के साथ रिलेट करता है, थर्मोडायनामिकल एनर्जी एट थर्मल इक्विलिब्रियम KT, उस फैक्टर के साथ इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो K जो है समटाइम्स इसको KB भी लिखा जाता है, और दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो जाउल्स पर केल्विन। अगर इसकी डायमेंशंस में हम बात करें तो इट वुड बी 1.38 -23 जाउल पर केल्विन। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करें तो इट इज 1 point in electron volt, this value is, let me tell you, 8.65 into 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। तो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं कंडक्टर्स या सेमीकंडक्टर्स के अंदर, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर करते हैं। तो इट मींस के जो K की वैल्यू हम यहाँ पर इस्तेमाल किया करेंगे डायमेंशन वाइज, वो ये होगी, दैट वुड बी द वैल्यू which will be used whenever we will be calculating Fermi function for a particular energy level. अच्छा, जो टेम्परेचर है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज वेल। तो टेम्परेचर जो है दैट इज इन केल्विन्स। सो जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट, वो इस फंक्शन से हम उसको एवेलुएट करते हैं। ये जो फंक्शन हमने इस एक्सप्रेशन में लिखा है, हम इसको एवेलुएट करते हैं। तो अगर आप गौर करें तो इसमें ये जो फंक्शन है f of e, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये बेसिकली इस एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज e minus EF over KT। तो यहाँ से पे अगर हम देखें तो यहाँ पर दो वेरिएबल हमें नजर आते हैं। एक वेरिएबल तो जो है वो एनर्जी डिफरेंस है फर्मी लेवल से पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट का, और दूसरा जो डिफरेंस है, दूसरा जो रिलेशनशिप है, वो हमें नजर आता है वर्सेस टेम्परेचर। तो हम इसको स्टडी करने के लिए एक ग्राफ बनाते हैं आमतौर पर, और उस ग्राफ में हम इन दोनों वेरिएबल्स के फंक्शन के तौर पर इसको हम स्टडी करते हैं। तो इट मींस कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी है f ऑफ e, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये परसेंटेज में निकल आती है या पॉइंट्स में निकल आती है, यानी 0 से 1 के दरमियान होगी या ये 0 से 100% के दरमियान होगी। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट है, ये y एक्सिस पे हम ले लेते हैं, और x एक्सिस के ऊपर हम क्या प्लॉट करते हैं? x एक्सिस के ऊपर हम ये पूरा फैक्टर प्लॉट कर लेते हैं, पूरी एक्सप्रेशन प्लॉट कर लेते हैं, ये वाला। तो अब इसमें आप देखें कि दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं। एक वेरिएबल तो इसके हमें जो है वो डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, और दूसरा जो वेरिएबल है वो हमें इसके न्यूमरेटर में नजर आ रहा है, राइट। तो इट मींस के दिस इज वेरिएबल 1, हम इसके लिए लिहाज से भी इसको देखेंगे और इसके लिहाज से भी इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, और ये याद रखिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन कोई खास एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करेगा तो उस वक्त सिस्टम पूरा जो है वो थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी वो ऑक्यूपाई जब कर लेगा तो सिस्टम वापस इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। सो इट मींस कि ये वैल्यूज जो हैं, ये जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं या ये जो वैल्यूएशन कर रहे हैं, ऑक्यूपेंसी की प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं, ये थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा उसके बाद वो इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा फॉर सम टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो बेसिकली ये जो फैक्टर है ये हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। क्यों वाला? अगर तो EF से वैल्यू E की ज्यादा है तो इट मींस के कंडक्शन बैंड की तरफ हम जा रहे हैं। अगर हम सिस्टम सेमीकंडक्टर का एक सिस्टम हम कंसिडर करें, EC ये उसका बैंड गैप है, और यहाँ पर दरमियान में EF है, तो इस गैप के अंदर जो है, हम इसको बिलो EV भी ले जाएं, HB ले जाएं,
तो इस गैप के अंदर E माइनस EF जो है दैट इज लेस देन 0, यानी कि ये नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हम ये कंडक्शन बैंड के अंदर वाली किसी स्टेट की बात कर रहे हैं फर्ज किया, तो उस वक्त हम अगर फर्मी फंक्शन कैलकुलेट करेंगे तो E माइनस EF जो है यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है ये 0 के आगे और पीछे प्लॉट हो सकती हैं। तो जब नेगेटिव, ये डिफरेंस नेगेटिव, यानी कि इस पूरी वैल्यू जो है ये नेगेटिव अगर हो, तो इसका मतलब है हम बैलेंस बैंड रीजन के अंदर है। तो नेगेटिव है अगर, तो हम यहाँ पर इसको प्लॉट कर लेंगे इस तरीके से, ये वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी, रीजन है वैलेंस बैंड का। इसी तरह से अगर हम कंडक्शन बैंड की बात करें तो हम इसको पॉजिटिव लेके जाएंगे, यानी कि ये वैल्यूज जो है राइट साइड पे प्लॉट हो जाएंगी। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि हम फर्मी लेवल से ऊपर वाली एनर्जी लेवल्स की बात करें, यानी मोस्ट प्रॉब्ली हम कंडक्शन बैंड की बात करें। और अगर ये वैल्यूज नेगेटिव हो तो इसका मतलब है हम वैलेंस बैंड की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया। यहाँ पर हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि नेगेटिव वैल्यूज का मतलब है कि हम वैलेंस बैंड में मौजूद एनर्जी लेवल्स की ऑक्यूपेंसी निकालना चाहते हैं। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है हम कंडक्शन बैंड के अंदर मौजूद एनर्जी लेवल्स की ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी जो है उसको फाइंड करना चाहते हैं। एक चीज तो क्लियर हो गई। अब दूसरा फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है। अच्छा, अब टेम्परेचर के साथ हम इसको किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे? ये जो फर्मी फंक्शन है ये 0 से 1 के दरमियान हो सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है स्टैटिस्टिकली, या 0 हो सकती है, या इसके दरमियान कहीं फ्लोट कर सकती है। तो सपोज इट कैन बी 0.1, 0.2 एंड सो कुछ भी हो सकती है 1 तक। ओके, सबसे पहले हम इसको 0 पे देखते हैं। 0 का मतलब है, अब ये यहाँ पर मैं एक फैमिली ऑफ कर्व्स डेवलप करूंगी जो कि टेम्परेचर के साथ इसकी वेरिएशन को दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम जो फर्मी फंक्शन बनाते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम ये E माइनस EF चेंज करते जाते हैं, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर देते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं 0 केल्विन, जो कि एब्सोल्यूट 0 कहलाती है। एब्सोल्यूट 0 पे आपको पता है कि ऑल मोशन सीज टू एक्ट, तो उस वक्त क्या होगा? 0 अगर हम इसको कंसिडर करें, तो 0 केल्विन इसको कंसिडर करें, तो इसको हम सिंपली इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि तमाम के तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड के अंदर पाए जाएंगे। जाहिर है वो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो ऊपर चले जाएं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वैलेंस बैंड के अंदर इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी। अच्छा, और कंडक्शन बैंड के अंदर उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी, यानी कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो कंडक्शन बैंड में प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होगी, लेकिन वैलेंस बैंड के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी। सो इट मींस के बेसिकली हम एक स्टेप फंक्शन, ये इस तरह के फंक्शन को हम स्टेप फंक्शन कहते हैं, यानी कि जो 0 और 1 के दरमियान फ्लोट करे तो हमें एक स्टेप फंक्शन हासिल होगा। और टेम्परेचर यहाँ पर जिस पर हम बात कर रहे हैं दैट टेम्परेचर इज 0। तो ये फिजिकली ऐसा हो रहा है। अगर हम इसको एक्सप्रेशन में पुट करके देखें, तो एग्जैक्टली हमें इसकी इतनी समझ नहीं आती, क्योंकि टी की वैल्यू को अगर हम 0 कर दें तो दैट वुड बी इन्फिनिटी, और हमें जो पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी है वो हमें 0 उसकी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर हम फिजिकल स्ट्रक्चर को देखें तो फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? फिजिकल स्ट्रक्चर में तो ऐसा नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे ऑक्यूपाई ही ना हो, तो 0 केल्विन पे स्ट्रक्चर जो है वो फ्रीज हो चुका है। तो इट मीन्स के उस वक्त तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी टेंडेंसी है कि वो वैलेंस बैंड के अंदर जाके बैठ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। सो इट मीन्स कि ये वैलेंस बैंड रीजन है, तो यहाँ पर ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, जबकि कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी इसकी 0 होगी कंडक्शन बैंड की तरफ जाने वाली एनर्जी स्टेट्स में। सो इट मींस वी विल हैव अ स्टेप फंक्शन, और ये जो वैल्यू है, ये जो फर्मी फंक्शन की जो ये ग्राफ की जो शक्ल है, ये बेसिकली 0 केल्विन को पॉइंट करती है। अब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। सपोज हम इस टेम्परेचर को बढ़ाकर 100 केल्विन पर ले आते हैं। सो एट 100 केल्विन we have another family of curve। फर्स्ट किया हम इसको, टेम्परेचर को हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, यानी कि हम अभी रूम टेम्परेचर से तो नीचे ही हैं जो कि 300 केल्विन होता है, लेकिन वी आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टेम्परेचर।
तो अगर हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होगी कि वो इधर बैठे जाकर। तो ये जो स्टेप फंक्शन है ना, ये बेसिकली आपका थोड़ा सा स्टीपी हो जाएगा। ये एक कर्व की शक्ल इख्तियार करेगा। स्लाइड से आप कह लें कि ये देखिए, ये सेंटर से पास कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे हम इसको 0.5 ले आते हैं, यानी कि 50% कंसिडर इसको करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ये अंदर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और जाहिर है जब कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो ये स्टेप फंक्शन से इस जो ग्राफ की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, और वैलेंस बैंड से उठकर वो कंडक्शन बैंड में चले गए। सो इट मीन्स के ये 100 केल्विन के ऊपर हमने ये सिचुएशन ऑब्जर्व की। इसी तरह से अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पे ले जाएं, फॉर एग्जांपल T इज इक्वल टू 300 केल्विन। सो अगर T इज इक्वल टू 300 केल्विन पर हम इसको देखेंगे तो ये रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर में तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाते हैं, कंडक्टर के अंदर भी ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो देखिए कंडक्शन बैंड के अंदर मौजूद होंगे। तो जैसे जैसे हम इसको टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, आप कर्व की शक्ल देख रहे हैं कि वो चेंज हो रही है। ये कर्व की शक्ल तैयार करेगा इस तरह से। ओके, अच्छा, अब अगर हम इसको, दिस इज द कंडीशन एट T इज इक्वल टू 300 केल्विन, यानी आप कह लें कि आप रूम टेम्परेचर तक आ गए। इसी तरह से अगर हम इसको मजीद इंक्रीज करें टेम्परेचर को, सपोज हम टेम्परेचर को ले जाते हैं 500 केल्विन, यानी कि हम रूम टेम्परेचर से ऊपर चले गए हैं। तो आप देखिए कि जैसे जैसे हम रूम इससे ऊपर जाते जाएंगे, कर्व जो है वो ज्यादा स्लोप अख्तियार करता चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि कंडक्शन बैंड में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बैठने की कोशिश करेंगे, यानी वो फर्मी लेवल को क्रॉस करेंगे। ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर, ये आपका जो है ये फर्मी एनर्जी है, यानी कि फॉरबिडन गैप के अंदर है, फर्मी लेवल है, सॉरी, दैट इज E इज इक्वल टू F। ये जो लेवल है जो सेंटर में आपको ये मिल रहा है यहाँ पर, ये फर्मी लेवल खुद है। और फर्मी लेवल से नीचे जो है वैल्यूज वो वैलेंस बैंड के अंदर है, और फर्मी लेवल से ऊपर जो कंडक्शन बैंड के अंदर है। क्योंकि E माइनस ई एफ जो है वो पॉजिटिव हो जाता है फॉर वैलेंस बैंड, और E माइनस ई एफ जो है वो नेगेटिव हो जाता है फॉर कंडक्शन बैंड। तो ये जो पूरा रीजन है ये वैलेंस बैंड का रीजन है, और ये जो रीजन है ये कंडक्शन बैंड का रीजन है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है कंडक्शन बैंड की तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती जा रही है, यानी कि सेमीकंडक्टर के लिए खास तौर पर अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये उसमें होगा, ये ये जो आप हम ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स कंसिडर कर रहे हैं ये इन पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर्स के लिए, दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स के अंदर हमारी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फॉर कंडक्टर्स, यानी अगर हम कहें कि ये जो फर्मी फंक्शन है फॉर कंडक्टर्स, अगर हम इसको देखें, कंडक्टर्स देखें तो कंडक्टर्स के अंदर ये कुछ इस तरह से होगा। कंडक्टर्स समझने के लिए हम उसका बैंड डायग्राम ही बना लेते हैं। ये ई वी है, और ये ई इसके साथ ही ई सी है, एक दूसरे के साथ ये होते हैं। और जो फर्मी लेवल होता है ना वो अंदर होता है इसके यहाँ पर, यानी कि वो कंडक्शन बैंड के अंदर बैठा होता है। तो फर्मी लेवल जो होता है कंडक्टर्स का, याद रखिए EF फॉर कंडक्टर्स लाइज इन द कंडक्शन बैंड। पहले ही वो रूम टेम्परेचर पर ही वो कंडक्शन बैंड के अंदर होता है, इसीलिए तो इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के पास, ठीक है। सो इज इन कंडक्शन बैंड फॉर प्योर कंडक्टर्स। तो अब अगर आप यहाँ पर इसका बनाएंगे तो आपको ये इसकी तरह की सिचुएशन मिलेगी, यानी कि ये फर्मी लेवल है, ये फर्मी लेवल है,
और ये उसके बाद इस तरह करके ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे और ये नीचे इस तरह करके बनेगा। इसका जो सेंटर है ना वो शिफ्ट हो जाता है। फर्मी फंक्शन मैंने बनाया, राइट। तो ये फॉर कंडक्टर्स ये सिचुएशन होती है, यानी कि कर्व जो है उसका सेंटर वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड के अंदर ही चला जाता है। तो उसका ज्यादा हिस्सा जो होता है ना कर्व का वो कंडक्शन बैंड के अंदर प्लॉट होता है और थोड़ा हिस्सा जो है वो वैलेंस बैंड के अंदर प्लॉट होता है। ये देखिए, ये सूरत होगी कंडक्टर की फर्मी फंक्शन के लिए। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर के अंदर इस तरह से होगी, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर गैप होता है और उस इस वजह से जो फर्मी लेवल है वो सेंटर के अंदर होता है। तो आपको ये इस तरह से फैमिली ऑफ कर्व्स जो हैं वो आपको नजर आएंगे। तो अब आपको ये पता है कि ज्यादातर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन यानी कि जो वैलेंस बैंड है वो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी ज्यादा है। इट मींस कि प्रोबेबिलिटी जो है वो तकरीबन 1 के करीब आएगी अगर हम पॉजिटिव लें, यानी कि अगर एनर्जी के लिहाज से इसको देखें, फर्मी फंक्शन की वेरिएशन को एनर्जी के लिहाज से देखें, if we observe it with respect to the energy only, तो when हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं when E minus EF is positive is negative, तो जो फर्मी वैल्यू होगी ना इज क्लोजर टू 1, यानी 80%, 90% आएगी, 0.8, 0.9 इस तरह से। और रीजन क्या है? वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड रीजन है। इसी तरह अगर ये वैल्यू हमारी यानी कि पॉजिटिव है, यानी कंडक्शन बैंड की बात हो रही है, तो फिर ये वैल्यू इतनी नहीं आएगी, बल्कि ये 0.5 से नीचे आएगी, ऑलमोस्ट इज लेसर वैल्यू। ठीक है, ये आएगी 0.1, 0.2 इस तरह करके। ठीक है, और अगर आप फर्मी लेवल की बात करें, इफ यानी कि फर्मी लेवल के ऊपर क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो इसका मतलब है कि उस सूरत में E माइनस ई एफ जो है ये पूरा डिफरेंस हो जाएगा जीरो। तो अगर ये डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो हम इसको यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं, यानी 1/1 प्लस ई माइनस ई एफ ओवर के टी। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसको पुट कर दें तो दैट वुड बी 1/1 प्लस 0, दैट वुड बी 1/2, यानी कि आप इसको कह सकते हैं 0.5 और 50%। तो इसका मतलब है कि 50% चांस होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फर्मी लेवल को ऑक्यूपाई करें। तो वो ऑक्यूपाई नहीं करते, एक्चुअली वो फर्मी लेवल तक जो आ जाता है वो फिर ऊपर चला जाता है। ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकली हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो फर्मी ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी है, ये एफ ऑफ ई जो है फर्मी फंक्शन ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी या फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसके ये 3 नाम हैं। तो ये जो फर्मी फंक्शन है ये बताता है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें कि फर्मी लेवल के ऊपर क्या प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाई करने की, तो वो 50% होगी। अगर हम कंडक्शन बैंड की तरफ जाएं तो ये निस्बतन वैल्यू इसकी कम आएगी, और अगर वैलेंस बैंड की तरफ जाएं तो ये ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस बैंड में बैठने की। बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्रॉस करते हैं और कंडक्शन बैंड में जाते हैं, जबकि कंडक्टर की अगर बात करें तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में ही बैठे होते हैं, क्योंकि फर्मी लेवल होता ही कंडक्शन बैंड के अंदर है। और उसका अगर हम फर्मी फंक्शन ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये यहाँ पर हम जो है वो ई कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ पर हम एफ ऑफ ई अगर हम ले भी लें या इसको पूरा फैक्टर भी कंसिडर कर लें तो तब भी ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये फॉर कंडक्टर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये हमें बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। ये हमें ये बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं फॉर कंडक्शन। तो ये तो इंट्रिंसिक की बात हो गई। अच्छा, एक और बात की, जो फर्मी लेवल है, वेरिएशन ऑफ फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल, वेरिएशन ऑफ EF in intrinsic and extrinsic semiconductors तो ये फर्मी लेवल जो होता है ना, ये अकॉर्डिंग टू द इम्प्योरिटी लेवल ये चेंज हो जाता है।
तो अब यहाँ पर हम इसको बना के देखते हैं कि किस तरह से फर्मी लेवल या फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर होता है। ये है कंडक्शन बैंड एज, ये वैलेंस बैंड एज है, और फर्मी लेवल अगर प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें इंट्रिंसिक की, तो ये एग्जैक्टली उसके सेंटर में होगा। ठीक है, ये बात हो रही है किसकी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, तो ये फर्मी लेवल ऊपर चला जाएगा, और ये चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो ये कंडक्शन बैंड के करीब होगा, क्योंकि आगे हम इस बात को देखेंगे कि फर्मी लेवल इलेक्ट्रॉन्स की कैरियर डेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज्यादा चार्ज कैरियर मौजूद होंगे उतना फर्मी लेवल उसका उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर एन टाइप कैरियर मौजूद है तो ये कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। इसी तरह से अगर हम कंडक्शन बैंड जो है वो, अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें होल कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो ये वैलेंस बैंड की तरफ चला जाएगा। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर फर्मी लेवल की ये पोजीशन होती है, पी टाइप के अंदर ये पोजीशन होती है। तो ये हमने अभी ये जो पोजीशंस बनाई हैं, ये पोजीशंस बेसिकली हमने इसको कंसिडर किया है विद इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, क्योंकि आप देखेंगे कि ये आगे जाकर आप देखेंगे कि फर्मी लेवल जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करता है कैरियर डेंसिटी के साथ, यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के साथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे उतना फर्मी लेवल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, और साथ चार्ज कैरियर के साइन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है साइन, यानी कि चार्ज कैरियर नेगेटिव है, तो ये कंडक्शन बैंड की तरफ जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और अगर जो है ये होल है पॉजिटिव है, तो ये वैलेंस बैंड की तरफ इनकी टेंडेंसी होगी। ठीक है, क्योंकि होल्स आमतौर पर वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्शन बैंड के अंदर होते हैं, सेमीकंडक्टर की थ्योरी के मुताबिक। ओके, अब एन टाइप और पी टाइप बनाने के लिए हमें डोपिंग करनी पड़ती है, यानी कि आप कह लें कि हमने इम्प्योरिटी डालनी पड़ती है। तो जब हम इम्प्योरिटी डाल देते हैं उस वक्त फर्मी फंक्शन जो है वो उसकी शक्ल सूरत के ऊपर भी फर्क पड़ जाता है, यानी कि इम्प्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है, फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो नहीं होता जो अभी हमने लिखा था पहले, हमने जिसको डिस्कस किया है, इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। इम्प्योरिटी अगर हमने डाल दी है, यानी डोप सेमीकंडक्टर है, और इम्प्योरिटी दो तरह की होती है आपको पता है, एन टाइप इम्प्योरिटी जो है ये डोनर होती है, और पी टाइप इम्प्योरिटी जो होती है ये एक्सेप्टर होती है। एन टाइप इम्प्योरिटी का मतलब है इट कैन डोनेट वन सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप इम्प्योरिटी के में पास होल्स होते हैं, दे कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनके फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या एफ ऑफ ई जो है ये फर्मी फंक्शन की वो फॉर्मूले में कुछ तब्दीली होगी। तो दो तरह की तब्दीलियां हो सकती हैं। अगर तो डोनर इम्प्योरिटी है तो डोनर इम्प्योरिटी के मुताबिक हम इसको लिखेंगे। डोनर इम्प्योरिटी का मतलब है डोनेट्स वन फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा तो नहीं होता ना, जब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम देखते हैं तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी स्टेट जिसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है उसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे एक्चुअली, एक स्पिन अप था दूसरा स्पिन डाउन था, उनमें से एक उसने जो था वो डोनेट कर दिया, एक डोनेट कर दिया, तो अभी भी वो एनर्जी लेवल हाफ फिल्ड है, हाफ वो एम्प्टी हो गया, हाफ वो फिल्ड है, क्योंकि उसके पास अभी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन चूंकि वो डोनर था बाय डिफॉल्ट, तो उसने एक फ्री इलेक्ट्रॉन अपना जो है वो सिस्टम को दे दिया हुआ है, राइट। तो अभी अगर हम उस एनर्जी लेवल को कंसीडर हम करेंगे, तो अगर हमने निकालनी होगी एनर्जी, तो फील्ड स्टेट को कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो जो स्टेट थी ना जिसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है, तो वो हाफ फील्ड स्टेट थी। तो इसका मतलब है कि हम उसको फिर इस तरह लिखेंगे, हाफ, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ इसको हाफ में डाल दिया जाता है, और ये जो डोनर का अंदर एक खास एनर्जी लेवल बनता है उसकी बात हो रही है। तो उस लेवल की अगर हम निकालें ना, जिस जो डोनर का एनर्जी लेवल था, तो उसके लिहाज से अगर प्रोबेबिलिटी ऑक्यूपेंसी अगर हम देखें, यानी ये प्रोबेबिलिटी ऑक्यूपेंसी हम किसी भी एनर्जी लेवल की निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ उस एनर्जी लेवल की निकाल रहे हैं जो डोनर ने अंदर दिया है, यानी डोनर का वो एनर्जी लेवल जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है।
ठीक है, उस एनर्जी लेवल का अगर फंक्शन लिखेंगे तो उसके अंदर वो चूंकि हाफ फील्ड है तो हम उसके फैक्टर एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ हाफ लगा देंगे। ठीक है, तो अब जहां भी हम डोनर इम्प्योरिटी का वेरी फंक्शन देखेंगे, फर्मी फंक्शन अगर ड्राइव कर रहे होंगे इक्वेशन वगैरह, तो हम ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं हम, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी अगर हमने डाली है यानी कि पी टाइप बना दिया हमने, ठीक है, ये एन टाइप था और ये हमारा पी टाइप था। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने बना दिया है। तो अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने बनाया है तो अब आपको पता है कि पी टाइप एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इट हैज टू एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट, अब इसकी स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन आया है तो एक पहले से मौजूद होगा, तो तब ये स्टेट कंप्लीट होगी। ठीक है, तो इट मींस के यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि स्टेट के पास दो, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स थे, डबल डीजेनरेसी थी, दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही एनर्जी स्टेट के ऊपर बैठे हुए थे। ठीक है, और इसका मतलब है कि इसका जो फर्मी फंक्शन होगा उसमें जो एक्सेप्टर लेवल का अगर हम निकालें, यानी एक्सेप्टर लेवल की प्रोबेबिलिटी अगर निकालें, वो लेवल जो एक्सेप्टर ने बनाया अंदर जिसने फिल होना है जाकर, उसकी अगर निकालें, तो यहाँ पर हम 2 का फैक्टर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल है। ठीक है, और ये फर्मी फंक्शन के साथ इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि ये कितने % ऑक्यूपाइड है, हो सकता है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब नॉर्मली ये होता है कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जब डाली जाती है ना, तो उस किस्म के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना सेमीकंडक्टर्स के, उनके अंदर वो कहता है कि वी हैव डबल डीजेनरेट बैलेंस बैंड, यानी कि उस पॉइंट के ऊपर, जैसे आपको बताया था ना कि जब बॉन्डिंग होती है, दो एटम करीब आते हैं तो उन दोनों के एस अंदर दो स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि अगर एस बैंड है तो वो दो में स्प्लिट हो जाएगा, दो एटम्स के शो करेगा। इसी तरह अगर पी ऑर्बिटल है तो वो भी दो दो में, हर और अगर दो एटम करीब आए हैं तो हर एनर्जी लेवल दो में स्प्लिट हो जाएगा, अगर एन एटम करीब आए हैं तो हर एनर्जी लेवल एन में स्प्लिट हो जाएगा। आमतौर पे ये होता है कि जब इस किस्म की एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है तो उसके अंदर वो डबल में, दो में स्प्लिट होता है, उसका जो वैलेंस बैंड होता है उसमें डबल डीजेनरेसी है अकॉर्डिंग टू द नोन नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। तो इसलिए इस फैक्टर को फिर डबल है, अगर दो वैलेंस बैंड अगर बने हुए हैं, दो ऑर्बिटल लेवल थे, तो फिर ये 2 के 4 बन जाएंगे। तो इसका मतलब है कि फिर हम नॉर्मली जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री हम एक्सेप्टर के लिए खास तौर पर 4 लिखते हैं इसको, टू शो डबल डीजेनरेसी ऑफ द वैलेंस बैंड इनसाइड। तो जहां पे भी उसका वैलेंस बैंड बना हुआ होता है वहां पर दो वैलेंस, यानी कि दो लेवल सेम एक जैसे बने हुए होते हैं, और एक लेवल ने चूंकि दो डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन संभाले हुए हैं तो दो लेवल फिर 4 संभाल लेंगे। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हम इसको 4 के फैक्टर से शो करते हैं। तो ये अब आपने ध्यान में रखना है कि जब भी हम इम्प्योरिटी का फर्मी फंक्शन लिखेंगे, पी टाइप के लिए हम ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और एन टाइप के लिए डोनर इम्प्योरिटी जो कि एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देती है सिस्टम को और खाली हो जाती है, आधा रह जाता है उसके पास एनर्जी लेवल, हाफ फील्ड रह जाता है, उसमें हम हाफ का फैक्टर लगाएंगे। और ये बात हो रही है सिर्फ उस एनर्जी लेवल की जिसने इलेक्ट्रॉन दिया या लिया है, यानी उसने एक्सेप्टर या डोनर जो ऑपरेशन था उसमें पार्टिसिपेट किया, उस एनर्जी लेवल की बात हो रही है सिर्फ। ठीक है, तो ये डोनर इम्प्योरिटी के लिए जो पर्टिकुलर एनर्जी फर्मी फंक्शन होगा वो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1, और एक्सेप्टर के लिए रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 2। और अगर हमने इंट्रिंसिक की बात करनी है, जस्ट सिंपल एक इंट्रिंसिक लेवल हमने देखना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो वो सिंपल है जो आपने अभी हम जिसकी डिस्कशन करके हमने ये तमाम रिजल्ट्स कंक्लूड किए हैं, दैट वुड बी दिस वन। ठीक है, तो ये 3 मेजर फर्मी फंक्शन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं सिस्टम के लिए। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स या कंडक्टर्स के लिए तो ज़्यादातर हम सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करते हैं और कंडक्टर की भी हमने बात की, और आगे हम देखेंगे कि ये फर्मी फंक्शन हमें कहाँ पर हेल्प आउट करता है और कि मज़ीद क्या क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हमें सिस्टम के बारे में देता है।